नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और दोस्तों, पीछे मेरे जो फोटो लगी है, इस फोटो को आपने आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल होते हुए, ट्रेंडिंग होते हुए देखा होगा, क्योंकि ये फोटो है अनिल मसीह की, जो कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के अंदर पोलिंग ऑफिसर थे। और इनके द्वारा यहां पर कुछ जो बैलेट पेपर्स थे, यानी कि कुछ जो ऐसे बैलेट पेपर्स थे जिनके द्वारा वोटिंग की गई थी, उनको इन्होंने क्रॉस लगाकर इनवैलिडेट किया। और ये बात अब पूरी तरह से जग जाहिर हो चुकी है, ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात यहां पर बोल दी है। तो यहां पर इस पूरे मामले में इलेक्शंस में जो धांधली हुई, उसके बाद फिर से यहां पर आप देखेंगे जो इस समय दोबारा से मेयर की पोजीशन बैठा दिए गए हैं, वो है यहां पर कांग्रेस और आम आदमी के यहां पर मिलकर जो मेयर बने हैं, ठीक है, कुलदीप कुमार, उनको यहां पर वापस मेयर की पोजीशन पर रख दिया गया है। अब अगर यहां पर बात करें तो ये पूरा मामला है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल किया है इस पूरे मामले के अंदर। और ये आर्टिकल 142 हमारे संविधान के आर्टिकल 142 के अंदर कवर होती है ये पावर, जिसका इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर फैसला सुनाया है। आखिर देखते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो फोकस रहने वाला है इस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी पर नहीं, बल्कि आर्टिकल 142 पर हमारा फोकस रहने वाला है। इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो यहां पर सीख मिलती है हमें इंपॉर्टेंट, वो ये, और एज ए सिटीजन भी हमारे लिए जो सीख इंपॉर्टेंट मिलती है वो ये कि इलेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामला होता है किसी भी सोसाइटी के लिए। और खास तौर पर जब आप एक डेमोक्रेसी हैं तो वो देश चलता ही इलेक्शन से है। इलेक्शंस फेयर और फ्री होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार की धांधली, किसी भी प्रकार की गड़बड़, किसी भी प्रकार का अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और ऐसे में जब पोलिंग ऑफिसर्स ही, यानी कि जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए जिम्मेदार हैं, वही लोग अगर इलेक्शन प्रोसेस के अंदर गड़बड़ी करें तो ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है और एक बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है। तो अगर आपने इस मैटर को अभी तक सीरियसली नहीं लिया है तो बिल्कुल लेना चाहिए। आज एक पार्टी कर रही है, कल को दूसरी पार्टी करेगी, परसों सभी करेंगे। तो ऐसे में ना डेमोक्रेसी की वैल्यू बचती है, ना ही इलेक्शन प्रोसेस की वैल्यू बचती है, और ऐसे में आपकी और हमारी एज ए वोटर भी कोई वैल्यू नहीं बचती है। तो ऐसे में ये पूरा मामला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं कि यहां पर ये जो मामला है, इसके अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं अनिल मसीह ने टेम्पर किया है, छेड़छाड़ की है बैलेट पेपर से, और 8 बैलेट पेपर्स को कैंसिल किया है, इनवैलिडेट किया है क्रॉस लगाकर। यहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे और इन्होंने इसको इनवैलिडेट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर डीवाई चंद्रचूड़ जी, जस्टिस जेबी पारदीवाला एंड मनोज मिश्रा जी ने यहां पर जो फैसला सुनाया है, इसके अंदर कहा है ये पूरी तरह से बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। साथ में इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि यहां पर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया जाए और इस पूरे मामले को सॉल्व किया जाए। साथ में यहां पर डेमोक्रेसी में इस तरह की छेड़छाड़ करना बिल्कुल भी यहां पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साफ साफ कही है। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि जो अनिल मसीह हैं, इन्होंने 2 गड़बड़ें की है। एक तो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर यहां पर अनफेयर तरीके से चीजों को छेड़छाड़ करने की कोशिश की, और दूसरा कोर्ट के अंदर भी इन्होंने झूठी गवाही यहां पर दी है। तो ऐसे मामलों में इनको सजा हो सकती है, वो देखेंगे पूरा मामला आखिर बाद में क्या होगा। लेकिन अगर यहां पर बात करें, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा कि आखिर आप उन बैलेट पेपर्स के अंदर क्या लिख रहे थे, क्योंकि कैमरे में सारी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उन बैलेट पेपर्स पर क्रॉस लगा रहा था जो कि ऑलरेडी इनवैलिड हो चुके थे। तो यानी कि मैं इनवैलिड पेपर्स पर ही क्रॉस लगा रहा था, ऐसा नहीं है किसी बैलेट पेपर को मैंने अलग से इनवैलिडेट किया है क्रॉस लगाकर। तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपका काम सिर्फ वहां पर साइन करना है, क्रॉस वगैरह लगाना आपका काम वहां पर नहीं है, ठीक है। लेकिन इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए वापस से मेयर को बना दिया है। जिन मेयर को मेजॉरिटी में वोट मिले थे, यानी कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे, उनको अब वापस से मेयर यहां पर चंडीगढ़ में बना दिया गया है। अब देखते हैं आर्टिकल 142 आखिर है क्या। तो आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देती है कि वो कंप्लीट जस्टिस करे। तो आर्टिकल 142 एक ऐसा आर्टिकल है जो कि कंप्लीट जस्टिस करने में, यानी कि पूरी तरह से न्याय करने में सुप्रीम कोर्ट की और जुडिशरी की मदद करती है। अगर यहां पर देखें, इस आर्टिकल का टेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहां पर शब्द कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर, यानी कि यह आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव पावर देता है, जिसके अंदर किसी भी मामले में, किसी भी प्रकार का केस हो, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई केस ऐसा होना चाहिए, ये मैटर होना चाहिए, लीगल डिस्प्यूट होना चाहिए, फंडामेंटल राइट का मैटर होना चाहिए। ऐसा कुछ यहां पर फिक्स नहीं है।
किसी भी मैटर में आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके कंप्लीट जस्टिस किया जाएगा। अब आखिर इतनी वाइड पावर्स यहां पर दी क्यों गई है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर ना तो कोई कानून, ना ही संविधान और ना ही कोई रूल रेगुलेशन उस पूरे मामले के अंदर बना होता है जिसमें डिस्प्यूट चल रहा है। तो कभी कभी किसी मामले से कोई कानून, रूल, रेगुलेशन हमें नहीं मिलता है, तब सुप्रीम कोर्ट ऐसे आर्टिकल्स की, अपनी ऐसे एक्सटेंसिव पावर्स की मदद लेता है जस्टिस डिलीवरी के दौरान। इस आर्टिकल का इस्तेमाल 2017 में भी किया गया था और बाबरी मस्जिद का जो केस था उसमें जो एफआईआर थी एल के आडवाणी और बाकी उनके साथ जो मुरली मनोहर जोशी, उनके केस को शिफ्ट किया गया था, ठीक है, बरेली से लखनऊ में, तब इसका इस्तेमाल यहां पर किया गया था ताकि जॉइंट ट्रायल्स चलाए जाएं। उसके अलावा यहां पर अगर बात करें, जो फीचर आपको बेसिकली देखने को मिलता है, एक इंपॉर्टेंट फीचर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि हमारे संविधान का स्ट्रक्चरल पार्ट मेजरली जहां से लिया गया है, उसमें भी आपको मेंशन नहीं मिलेगा। साथ ही में बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनमें भी आपको इसका जिक्र नहीं मिलता है। तो ये एक यूनिक फीचर है, इसको याद रखेंगे। और ये कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हमारे संविधान में जोड़ा गया है हमारे फाउंडिंग फादर्स के द्वारा, क्योंकि एज पर देम जो जस्टिस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करती है किसी भी सोसाइटी में। तो यहां से पता चलता है कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का कंप्लीट जस्टिस पर, यानी कि जस्टिस एज ए वैल्यू पर बहुत ज्यादा फोकस आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर यहां पर बात करें, कहता है कि आर्टिकल 142 को लेकर कुछ यहां पर इंटरप्रिटेशंस कोर्ट के द्वारा समय समय पर आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि आर्टिकल 142 बात करता है कंप्लीट जस्टिस की और ये वाइड पावर्स सुप्रीम कोर्ट को देता है। तो ऐसे में क्या कोई लिमिटेशन है कि भाई किस तरह से इन पावर का इस्तेमाल होगा, कैसे नहीं होगा? तो यहां पर प्रेमचंद गर्ग केस है एक 1962 का। यह कहता है, यहां पर कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल आपको इस तरह से करना है कि जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो पहली बात, वो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करना चाहिए। चलिए समझ आता है। दूसरा कहता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग कानून यानी कि लेजिस्लेशन पहले से है तो ऐसे में उसके प्रोविजंस को भी वायलेट नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 142 का यूज इस तरह से आपको करना है कि एग्जिस्टिंग कानून के प्रोविजन को भी वायलेट ना करे। तो आप कह सकते हैं ये एक प्रकार की रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन आपको आर्टिकल 142 की दिखती है, जो आर्टिकल 142 के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। ठीक है, अब इसके बाद एक और जजमेंट आती है 1991 के अंदर, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी से जुड़ी हुई है। इस मामले में कोर्ट जब कॉम्पनसेशन ग्रांट कर रहा था जो लोग पीड़ित हैं उनको, तब इस केस के अंदर यानी कि यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि अगर कोई प्रोविजन है किसी कानून का वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो ऐसे में आर्टिकल 142 की एप्लीकेशन नहीं रुकेगी उस पहले से मौजूद कानून के प्रोविजन के द्वारा। यानी कि अगर पहले से कोई कानून मौजूद है तो वो एप्लीकेशन नहीं रोक सकता है आर्टिकल 142 की। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 142 एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, यहां पर यह बात कही गई। हां, लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि जब आर्टिकल 142 का ऐसे मामले में इस्तेमाल किया जाएगा जहां पर ऑलरेडी कोई कानून मौजूद है, तो उस कानून के द्वारा लगाई गई जो लिमिटेशंस हैं उसको यहां पर देखा जाएगा, उसको यहां पर एनालाइज किया जाएगा, उसकी लिमिटेशंस को कंसीडर किया जाएगा और फिर बाद में आर्टिकल 142 की पावर का इस्तेमाल किया जाएगा इन लिमिटेशंस को और इन कानून के द्वारा जो प्रोविजन बनाए गए हैं इनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये थोड़ी वाइड इंटरप्रिटेशन है जो कि यहां पर कोर्ट को एक्सटेंसिव पावर देता है कि वो ये डिसाइड करे कि कंप्लीट जस्टिस कैसे होगा। अब यहां पर अगर बात करें, कुछ क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है इस आर्टिकल का कि आखिर कहता है कि ये जो कंप्लीट जस्टिस टर्म है ये दरअसल कोर्ट को बहुत ज्यादा वाइड पावर प्रोवाइड करा देती है, वाइड डिस्क्रिशनरी पावर प्रोवाइड कराती है। और ऐसे में यहां पर कुछ डिफाइन नहीं है कि किन मामलों में इस पावर का इस्तेमाल होगा, कैसे होगा। बस यहां पर यह डिफाइंड है कि भाई कंप्लीट जस्टिस करना है, ना ही शब्द कंप्लीट जस्टिस डिफाइंड है कि कंप्लीट जस्टिस का आखिर मतलब क्या है। तो ऐसे में जब यहां पर चीजें मिसिंग है, डेफिनेशन नहीं है प्रॉपर, तो यहां पर ये डर बन जाता है, कंसर्न बन जाता है कि यहां पर जुडिशियल ओवररीच का मामला सामने ना आ जाए। जुडिशियल ओवररीच मतलब कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए ऐसे जजमेंट्स दे, कहीं ऐसे जजमेंट्स ना दे जिससे पार्लियामेंट की और एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स हैं उसमें ओवररीच होने लगे, उनकी पावर्स में एनक्रोचमेंट होने लगे और ऐसे में यहां पर जुडिशियल ओवररीच का मामला बन जाएगा। तो यहां पर अगर बात करें, कहता है कि कंप्लीट जस्टिस को डिफाइन करना चाहिए, लेकिन कंप्लीट जस्टिस टर्म जो है ये एक सब्जेक्टिव टर्म है। इसको अगर आप डिफाइन करेंगे तो इतना आसान नहीं है। क्यों?
क्योंकि केस टू केस बेसिस भी डिपेंड करेगा कि आखिर जस्टिस क्या है, ठीक है। तो यहां पर कंप्लीट जस्टिस भी अगर आप डिफाइन कर देते हैं तो ऐसे में आर्टिकल 142 की जो पावर है उस पर लिमिटेशन लगेगी और ऐसे में जस्टिस डिलीवरी में भी समस्या आ सकती है, यानी कि एक्चुअल में जो यूज है, जो पर्पस है, फिर हो सकता है वही पर्पस ना डिफीट हो जाए। लेकिन कुछ इंटरप्रिटेशंस आपको देखने को मिलती है जहां पर कोशिश की गई है कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल सही से किया जाए और इसका जुडिशियल ओवररीच के रूप में सामने ना आए। जैसे कि यहां पर 2006 का एक केस है जहां पर स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी केस के अंदर यह कहा गया है कि कंप्लीट जस्टिस का मतलब है आर्टिकल 142 के अंदर कि कानून के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि सिंपैथी के अकॉर्डिंग। तो यहां पर बताया गया है कि लॉ जो है वो इमोशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है आर्टिकल 142 के अंदर, ठीक है। चलिए, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कई बार खुद ये बता चुका है, डिक्लेयर कर चुका है कि आर्टिकल 142 का जो इस्तेमाल होगा, ये क्योंकि एक्सटेंसिव पावर है इसलिए इसका इस्तेमाल रेयर केसेस में होगा। इसका इस्तेमाल एज ए जनरल रूल नहीं होगा कि आप कहीं पर भी इसको लगा दीजिए किसी भी केस के अंदर। तो एक चीज यहां पर आप याद रखेंगे, आर्टिकल 142 हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 3 से 4 साल के अंदर अगर आप देखेंगे आर्टिकल 142 का इस्तेमाल हर साल 2-3 बार तो कम से कम कोर्ट ने किया है। ऐसे जो केसेस हुए हैं पिछले 1-2 साल के अंदर जहां पर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल हुआ है, उनके एग्जांपल्स को याद रखेंगे, ठीक है। जैसे अगर 1-2 साल पहले यहां पर देखें तो इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के केस में भी यहां पर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल हुआ था। उसके अलावा बाबरी मस्जिद केस में आर्टिकल 142 का इस्तेमाल हुआ। उसके अलावा इस साल भी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल चंडीगढ़ इलेक्शंस के अंदर यहां पर इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहली बात कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, ठीक है। उसके अलावा ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे संविधान को कि समय के साथ अगर कोई ऐसा केस सामने आता है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं है, उसके बारे में किसी कानून में कोई प्रोविजन नहीं है, तो यहां पे ऐसे में न्याय कैसे होगा, तो आर्टिकल 142 यहां पर आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को यह बात पता थी कि इंसान चाहे कितना भी चीजों को एनालाइज कर ले, कितना भी लॉन्ग टर्म विजन रख ले, वो सारी कंडीशंस, सारी समस्याओं को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ऐसे में यहां पर जरूरी था कि कभी ऐसे केस सामने आए जहां पर जिनका जवाब आपको ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, ना किसी कानून, रूल और रेगुलेशन में मिलता है। तो ऐसे मामलों के अंदर यहां पर आर्टिकल 142 काम करेगा। तो संविधान की फ्लेक्सिबिलिटी और ऑर्गेनिक नेचर को भी दर्शाता है, साथ में जस्टिस एज अ वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको प्रिजर्व करता है आर्टिकल 142 के तहत। हालांकि यहां पर कुछ मामला यहां पर आप देख सकते हैं कि ओवर रीच का मामला, जुडिशियल ओवर रीच का मामला बन सकता है। तो एज ए कंसर्न आप इसको जुडिशियल ओवर रीच के एग्जाम्पल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आर्टिकल 142 के तहत जुडिशियल ओवर रीच बनने की संभावना बन जाती है, ठीक है। तो यह था पूरा मामला दोस्तों। यहां पर अगर आप में से कोई भी दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी और कॉम्प्रिहेंसिव बैच में एनरोल नहीं करना है, तो यहां पर आपके लिए एक एनसीईआरटी बैच लॉन्च किया गया है जिसके अंदर आपकी फाउंडेशन पर काम किया जाएगा, आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग किए जाएंगे और 6ठी से 12वीं तक की ऑल सब्जेक्ट एनसीईआरटी आपको कवर कराई जाएगी। यह कोर्स 2999 एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में इसलिए रखा गया है ताकि आप अपनी फाउंडेशंस पर काम कर सकें। और कॉम्प्रिहेंसिव बैच में एनरोल करने से पहले अगर आपको लगता है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और वो भी एनसीईआरटी पढ़कर, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। मेरे साथ आप यहां पर हिस्ट्री पढ़ते हैं जिसमें 6ठी से 12वीं तक की हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटीज और बाकी एनसीईआरटीज कवर की जाती हैं। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो कोड लगाना होगा SMK लाइव। बाकी टॉप एजुकेटर्स आपको एनसीईआरटी के बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी बुक्स कराते हैं। इसके अलावा 50% डिस्काउंट अभी चल रहा है सभी कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस पर। कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस में आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, लाइव क्लासेस मिलती हैं, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस आपको यहां पर मिलता है। साथ ही में चाहे इंग्लिश मीडियम का बैच हो, चाहे बाइलिंगुअल या फिर हिंदी, सभी कोर्सेज पर 50% ऑफ है। साथ में 6 महीने तक आपको एक्सटेंसिव कोर्स की वैलिडिटी मिलती है। उसके अलावा यहां पर आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव अगर आपको इन बैचेस में 50% डिस्काउंट पर एनरोल करना है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का बैच है, उसी तरह से बाइलिंगुअल। और साथ में फिर यहां पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 2024 में फरवरी में 25 तारीख को यहां पर 11 बजे सुबह और शाम को 5 बजे कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, लैपटॉप जीत सकते हैं, टेस्ट सीरीज जीत सकते हैं
और 90% स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं यहां पर अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट के अंदर। और यहां पर एनरोल करने के लिए कोड लगाना होगा SMK लाइव। तो यहां पर प्रिपरेशन को गेमिफाई करने का तरीका है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, नॉलेज का इस्तेमाल करिए और उससे आप कई सारे रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हैं। साथ ही में आप टेस्ट सीरीज जीत सकते हैं, स्कॉलरशिप यहां पर जीत सकते हैं। ये सारी चीजें यहां पर आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।